हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण टेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो शुरू करने वाले हैं, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स फॉर बीएससी सेकेंड ईयर। और इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो था उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसकी सिर्फ 4th और 5th यूनिट के अंदर हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो उसमें भी क्या है, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्या है कि एक क्वेश्चन से आपको एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है वैसे भी, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज़। और इसके साथ ही क्या होगा कि हमारे पास अभी टाइम की भी बहुत कमी है, तो अगर हम एक एक क्वेश्चन भी कवर करते जाएं तो ही इट विल बी मच बेटर। अगर समय बचेगा तो हम बाकी जो चीज़ें बचती हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की फर्स्ट यूनिट पर। और इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम और टेंसर को स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्तीय निर्देशांक तंत्र की। ये तंत्र जो है वो 3 प्लेन पे डिपेंड करता है। एक प्लेन है x इज़ इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग, दूसरा है y इज़ इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग और तीसरा है z इज़ इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग। तो x इज़ इक्वल टू 0 मतलब y z प्लेन, यानी कि वाई जेड जो होगा उसमें क्या है, x का मान 0 होगा। ओके, इसी तरीके से y इज़ इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x और z प्लेन, ये वाला प्लेन। यहाँ पे क्या है, y का मान 0 होता है। इसी तरीके से जब हम कहेंगे z इज़ इक्वल टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, z का मान 0 होता है। जब ये तीनों प्लेन आपस में मिलते हैं तो जैसे x इज़ इक्वल टू और z इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटेंगे या जहाँ एक दूसरे से मिलेंगे वो कौन सी अक्ष होगी, y। इसी तरीके से जब z इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0 एक दूसरे से मिलेंगे तो वो अक्ष होगी x। और जहाँ x और 0 और y 0 ये दोनों मिलेंगे वो होगी z एक्सिस। ठीक है, यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 वाला प्लेन, y बराबर 0 वाला प्लेन और z बराबर 0 वाला प्लेन, ये 3 प्लेन से मिलकर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। इसके अंदर 3 अक्ष हैं, x, y और z, 3 अक्ष हैं इसके अंदर। और तीनों अक्ष जो हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह से लंबवत होती है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। जहाँ पर दो अक्ष एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। जैसे ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इसी तरीके से किसी और के लिए भी ले सकते हैं, जैसे z x है और यहाँ पे x एक्सिस है, ये दोनों जहाँ भी जिस बिंदु पे मिलेगी वो मूल बिंदु। यानी कि दो अक्ष या तीनों अक्ष आपस में जहाँ जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या है, मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन पॉइंट कहलाता है या प्रेक्षक की स्थिति कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर 3 प्लेन हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत प्लेन होते हैं। 2 प्लेन जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं वो मिलान वाली रेखा जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस या निर्देशांक अक्ष कहलाती है। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर अगर आप किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, उसके जो निर्देशांक है वो तीनों समतलों के निर्देशांकों के समुच्चय के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जैसे बिंदु P की जो स्थिति है वो x पे, y पे, z पे, तीनों पे डिपेंड करेगी। जहाँ पर x बराबर k1, y बराबर k2 या z बराबर k3, कोई भी अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो हो सकती हैं। ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं, जैसे x का कुछ मान है तो उसका मतलब ये हो गया कि उस बिंदु ने x एक्सिस को जिस दूरी पर काटा है, ठीक है, y एक्सिस को जिस दूरी पे, z एक्सिस को जिस डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, इसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे कि ये कोई P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहते हैं P पॉइंट के, तो ये बीच में इधर से मूल बिंदु से निकल रही है, इसको आप नीचे ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे एक लाइन खींचो। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली लाइन यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट बताएगी, यहाँ पर ये z के कोऑर्डिनेट बताएगी और ये लाइन यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट बताएगी। इस तरीके से
ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई व जेड के रूप में किसी बिंदु की स्थिति को बताएगा। ठीक है, हमारे फिज़िक्स में और अप्लाइड फिज़िक्स में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मतलब ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है, हमें और भी काफ़ी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हमें करना होता है। इसके लिए क्या है, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा डायग्राम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये भी क्या है, इसमें 3 कर्व पृष्ठ होते हैं, या यूँ कहें कि वक्र पृष्ठ होते हैं। वक्र मतलब जो बेंड हुआ हो। जैसे कार्टेशियन में क्या था, जैसे कार्टेशियन के अंदर x बराबर 0 प्लेन है, यानी कि वो y और z एक्सिस के बीच में है। ये x बराबर 0 प्लेन है, प्लेन मतलब बिल्कुल समतल पृष्ठ। ठीक है, और कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो हमारे पृष्ठ रहते हैं वो क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। इस तरीके से, इस तरीके के पृष्ठ रहते हैं वो। ओके, कर्व्ड पृष्ठ रहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, 3 कर्व्ड पृष्ठ होते हैं, एक U1, दूसरा U2 और तीसरा U3। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, तीनों पृष्ठ जो होते हैं वो तीनों पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसमें क्या है, 2 पृष्ठ जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं, जैसे ये वाला पृष्ठ है, ठीक है, ये भी एक कर्व्ड पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है जैसे। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ से सिमेट्री आपको दिखाना चाहूँगी मैं, जैसे ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ। ओके, तो ये 2 पृष्ठ है, ये U1 है जैसे और ये U3 है। तो 2 कर्व्ड पृष्ठ एक दूसरे को जिस लाइन के अलोंग मिलते हैं वो क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस या कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो वो निर्देशांक अक्ष होती है, इसमें निर्देशांक रेखा कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन कहलाती है। तो जैसे U1 और U3 प्लेन एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कौन सी कोऑर्डिनेट लाइन होगी, U2। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा प्लेन मान लीजिए इधर है U2, तो ये लाइन U1 और U2 को मिला रही है तो ये U3 कर्व्ड लाइन होगी। और ये U2 और U3 को मिला रही है, ये U1 कर्व्ड लाइन होगी। ओके, तो इसमें भी क्या है, 3 कर्व्ड पृष्ठ होंगे, कर्व्ड सरफेस जिनको बोलेंगे, और 3 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन होगी। ठीक है, एक होगी U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3। 2 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं वो क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा। उनका प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। जैसे कि ये U1 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन है और ये U2 कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन है, ये इस बिंदु पर मिल रही है तो ये मूल बिंदु है। इसी तरह से U3 और U2 जहाँ मिल रही है वो भी मूल बिंदु है। एक तरीके से तीनों जिस बिंदु पे मिल रही हैं वो क्या है, मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु O से इन U1, U2, U3 वक्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। ये इस तरीके से है। इसके अंदर ये है कि जैसे ये जो कर्व्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कर्व्ड कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, जैसे ये कर्व्ड लाइन है इसके अंदर। ओके, ये जैसे इस तरीके से कर्व्ड लाइन है, इस पे जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ज़्यादा दूर खींच गई, जैसे ये हमारी कर्व्ड लाइन है और इस कर्व्ड लाइन पे जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे एक तरह से एग्जांपल से बताऊं आपको तो जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये कर्व्ड लाइन है। ओके, जैसे ये U1 एक्सिस है, इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा क्या कहलाएगी, ये तो है U1 तो है कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन। ओके, और ये स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें सिंपल कोऑर्डिनेट एक्सिस ही होती है, XYZ। ठीक है, तो ये है कर्व्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 प्लेन हैं, U1, U2, U3। 2 प्लेन जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं वो लाइन कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन होती हैं। और 2 कोऑर्डिनेट लाइंस जो जिस बिंदु पर मिलती हैं या तीनों जिस बिंदु पर मिलती है वो मूल बिंदु, कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन पे खींची गई स्पर्श रेखा कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्थोगोनल
कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केल फैक्टर के बारे में। यदि किसी कर्व लीनियर, यहाँ पे देखिए बार बार हिंदी में ये लिखा हुआ आएगा वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र, जिसको मैं बोलूँगी कर्व्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ही कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र, जिसको मैं बोलूँगी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या है, जैसे 3 पृष्ठ हैं, u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2, u3 इज इक्वल टू c3, और ये तीनों जो वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र में जो कर्व्ड पृष्ठ हैं या वक्री पृष्ठ हैं, वो तीनों क्या है? परस्पर लंबवत। अगर ये तीनों परस्पर लंबवत हैं तो इसको क्या कहेंगे? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। चूँकि ये पृष्ठ क्या होते हैं? कर्व्ड पृष्ठ होते हैं ना, यानी इस सिस्टम के अंदर जब तीनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत हों तो उसे क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। जैसे कि क्या है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पे आप देखो ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं लग रहे हैं। ठीक है, कुछ एंगल इनके बीच में रिमेन रहता है, और जहाँ ये एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो उसे हम ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। तो अब बात करते हैं लाइन एलिमेंट की। व्हाट इज़ लाइन एलिमेंट या रेखा अल्पांश? जो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं u1, u2, u3। तो बिंदु P का स्थिति सदिश r वेक्टर जो है वो u1, u2, u3 का फंक्शन होगा। जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं वैसे ही क्या है, इसमें भी क्या होता है, किसी बिंदु के जैसे निर्देशांक हम देखेंगे तो जैसे ये ऑर्थोगोनल रहता है, तो वैसे ही जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो इस तरीके से बिंदु P जो है वो फंक्शन होगा u1, u2 और u3 का। तो इसमें जैसे अगर हम लोग स्थिति सदिश को या पोजीशन वेक्टर को u1, u2, u3 का फंक्शन बनाए, यानी कि f इज़ फंक्शन ऑफ u1, u2, u3, और तो इसका आंशिक अवकलन करेंगे r वेक्टर का, तो डेल r ओवर डेल u1 इंटू डी u1, डेल r ओवर डेल u2 डी u2, डेल r ओवर डेल u3 डी u3। ठीक है, तो तीनों के सापेक्ष जो है वो आंशिक अवकलन कर लेते हैं, और आंशिक अवकलन में डेल r ओवर डेल ui, यानी कि डेल r ओवर डेल u1, डेल r ओवर डेल u2, ये जो टर्म है इसको हम कहते हैं बेस वेक्टर या आधार सदिश कहते हैं। बेस वेक्टर को हम bi से व्यक्त करते हैं, यानी कि जैसे b1 हो गया डेल r ओवर डेल u1, b2 हो गया डेल r ओवर डेल u2, और b3 हो गया डेल r ओवर डेल u3। ओके, तो इसके अंदर तो बेस वेक्टर बी आई इज इक्वल टू डेल आर ओवर डेल यू आई, आई मतलब 1, 2, 3 जो भी होगा। ओके, और बेस वेक्टर का के फॉर्म में अगर हम लोग जो स्थिति सदिश है उसके आंशिक अवकलन को लिखेंगे तो b1 du1, b2 du2, b3 du3 ये आ जाता है। ओके, तो ये जो बी आई है उसकी दिशा जो है वो यू आई वक्र के स्पर्श रेखीय होती है। तो वही है जैसे कोई भी कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन है उस पर जो स्ट्रेट लाइन या स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो दिशा होगी बी आई की, बेस वेक्टर की। ओके, और इन आधार सदिशों के परिणाम को या परिमाण को एच आई को हम लिखते हैं एच आई इज इक्वल टू मोड ऑफ बी आई वैक्टर। ठीक है, मोड ऑफ बी आई वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका रिजल्टेंट हो गया डेल आर ओवर डेल यू आई, इसको हम क्या लिखते हैं? एच आई लिखते हैं। यदि बेस वेक्टर जो ये एच आई है उसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर। ठीक है, बी आई बेस वेक्टर और एच आई है स्केल फैक्टर, जो कि रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है बेस वेक्टर का। ठीक है, अगर बेस वेक्टर की डायरेक्शन में एकांक सदिश जो है यूनिट वेक्टर जो है वो ई आई कैप हो तो बी आई वैक्टर इज इक्वल टू एच आई इंटू ई आई कैप। तो इसके अंदर जैसे बेस वेक्टर बी आई इज इक्वल टू एच आई ई आई कैप, तो यहाँ पे हमारा स्थिति सदिश जो है वो है E1 कैप H1 DU1, तो ये हो गया जैसे B1, और E2 कैप H2 B2, E3 कैप HC B3 हो गया। ठीक है, तो
जो लांबिक वक्र रेखीय निर्देशांक तंत्र में dr के परिणाम को क्या कहते हैं, लाइन एलिमेंट कहते हैं। dr जो है ये बेस वेक्टर और स्केल वेक्टर के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं लाइन एलिमेंट। इसका जो परिणामी है रेखा अल्पांश का dl इज इक्वल टू dr मोड ऑफ dr, और इसका स्क्वायर मतलब dr डॉट dr। ये है bi dui, मतलब i 1 से 3 के बीच में, यानी कि b1 du1 b2 du2 प्लस b3 du3, तीनों को रिप्रेजेंट करके उनका समेशन शो कर रहा है, और 2 बार इसलिए dr डॉट dr है। ओके, अब इनको एक साथ लिख दिया जब i और j दोनों क्या हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो चूँकि ये क्या है, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर जो ये b1 b2 b3 है वो क्या है, जो इसके कर्व्ड कोऑर्डिनेट लाइन है उस पर स्पर्श रेखाएं हैं ये, है ना। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत होने का मतलब b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 है, यानी कि bi और bj मतलब 1 2 या 2 3 या 1 3 जो भी होगा वो एक दूसरे के लंबवत होंगी, इसीलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट किसका रहेगा, 1, जब b1 b1 हो, b2 b2 हो या b3 b3 हो। तो dl स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, b1 डॉट b1 du1 du1 b2 b2 du2 du2 b3 b3 du3 du3। ओके, तो ये लेना पड़ेगा। और b1 क्या है, जैसे e1 कैप h1, और b2 क्या है e2 कैप h2, और b3 क्या है e3 h3। ओके, तो इनको इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो जो एकांक सदिश एक ही दिशा में है तो ei कैप और ei कैप तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 2 2 b1 3 3 b1, लेकिन जो लंबवत है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इस तरीके से लाइन एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर प्लेन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसमें किसी बिंदु का स्थिति सदिश r वेक्टर जो u1 u2 u3 का फंक्शन है उसका आंशिक अवकलन किया। u1 u2 u3 के सापेक्ष जो आंशिक अवकलज हैं उनको बेस वेक्टर या bi से व्यक्त करते हैं, और उस फॉर्म में ये dr वेक्टर हो गया। उसके बाद उसका जो परिणामी है उसको हम कहते हैं स्केल फैक्टर hi, और hi जो है वो परिणामी है, तो सदिश जो होता है परिणामी इंटू दिशा। ओके, तो दिशा जो है वो ei कैप है, तो ये दिशा और परिणामी के साथ बेस वेक्टर को यहाँ पे शो किया है, और ये जो है वो लाइन एलिमेंट का रिजल्टेंट है, और ये लाइन एलिमेंट का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट का मतलब है कि u1 u2, जो हमारा u1 वक्र है, u1 वाली जो लाइन है उस पर क्या है, u2 और u3 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अतः इक्वेशन 7 में जैसे u2 और u3 कांस्टेंट होने पर ये दोनों अवकलज जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो dl1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, h1 स्क्वायर du1 स्क्वायर के, तो dl1 बराबर h1 du1। इसी तरीके से अगर u2 कर्व पर बात करें, u2 वाली लाइन पे बात करें तो उस पर u1 और u3 कांस्टेंट होंगे। ओके, u1 और u3 कांस्टेंट होने से ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो dl2 बराबर h2 du2। इसी तरीके से u3 वक्र पर u1 और u2 कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वहाँ dl3 क्या हो जाएगा, h3 du3 इसके बराबर आ जाता है। तो इनसे बनने वाला dl1 dl2 dl3 इनसे बनने वाला जो समांतर षटफलक है उसका क्या आयतन होगा, वो होगा dl1 dl2 dl3 का गुणा। तो इनका जब गुणा करेंगे तो वो वॉल्यूम एलिमेंट आएगा h1 h2 h3 du1 du2 du3। ओके, उसके बाद है सरफेस एलिमेंट। सरफेस एलिमेंट तो जैसे हम दो लाइन ले लें dl1 और dl2, उनसे बना हुआ जो पृष्ठ अल्पांश है वो क्या होता है, ds3। जैसे ये उसी तरीके से है जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं। जैसे मान लो ये x एक्सिस है और ये इधर जो है वो y एक्सिस है, ठीक है। तो क्या होता है, ये पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल तो होगा x और y में जो भी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसकी सरफेस के लंबवत यानी कि z डायरेक्शन होती है। इसी तरीके से इसमें होगा कि इसमें क्या होगा,
जैसे ये L1 और L2 से बना हुआ पृष्ठ है तो उसकी दिशा क्या होगी, S3 दिशा होगी, और DL1 और DL2 क्या हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल है DL1 और DL2 तो H1 H2 DU1 DU2, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, L2 और L3 से बना हुआ जो पृष्ठ है, तो जैसे इसके अंदर L2 और L3 से बना हुआ पृष्ठ होगा, उसकी दिशा क्या होगी S1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी H2 H3 DU2 DU3, और L3 और L1 से बनेगा, उसकी दिशा होगी S2, तो ये वैल्यू आ जाएगी H3 H1 DU3 DU1। ये इधर वैल्यूज़ दी हुई है DL1 DL2 DL3, ओके। ये हमारा सरफेस एलिमेंट हो गया। अब कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो उस ए वेक्टर के लिए जो दिशाएं हैं, एकांक सदिश E1 के, E2 के, P3 के, और ये सदिश के कंपोनेंट है A1 A2 A3, ओके। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश जो हैं वो दिए गए हैं E1 E2 E3, और सदिश के घटक A1 A2 A3। ये यहाँ पे इसने दिखाया है, ये लाइन एलिमेंट है U1 के अकॉर्डिंग, यानी कि U1 एक्सिस जो है उस पर U2 और U3 जो है वो क्या है, नियतांक होंगे या शून्य होंगे, जो भी है। तो इसमें लाइन एलिमेंट DL1 ये हो गया, इधर ये लाइन एलिमेंट DL2 हो गया, इधर ये DL3 होगा। L1 जो ये DL1 है और ये L2 है, इनसे बना हुआ ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन DS3 ये हो गई। इसी तरीके से L2 और L3 से बना हुआ है, इसकी डायरेक्शन S1 होगी। ये पैरेलल वाले भी एक जैसे ही होंगे ना, ये वाला और ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन S1 हो गई। इसी तरीके से जैसे कि ये है जो U3 और U1 से मिलकर बना है, इसकी दिशा क्या होगी, U2 होगी, ओके। ये नीचे जो दिखा रखा है इसने, ठीक है। तो ये है ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। इसके नोट्स भी भेज देंगे हम आपको, और अभी इसको बुक में से इसलिए समझाया है क्योंकि जो नोट्स में हम लोग कई बार नोट करते हैं तो कुछ मिस्टेक हो जाती है, आई या 1 2 3 फिर भी, और जैसे ही आज शाम तक लेट तक हम लोग इसके क्या है PDF नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछो। धन्यवाद।